जय हिंद बच्चों। आइए आज से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को थोड़ा सा किनारे करते हुए और प्रश्न कुछ ऐसे दुर्लभ या कठिन प्रश्नों का उत्तर देना सीखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों के पास ये समस्या होती है कि वो जानने के बावजूद भी उन प्रश्नों को उत्तर कैसे दिया जाए लिखने ही नहीं आता है। तो आज से मैंने विचार किया है कि कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर हम स्वयं सॉल्व करके आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, कैसे पॉइंट्स बना बना कर लिखना है। क्योंकि नंबर लाना एक कला है, इस कला का कैसे प्रयोग करना है, इसके तमाम मापदंडों की व्याख्या हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में। आपसे सवाल में पूछा जाता है कि माध्यम की परवैधता से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आ गया लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में, तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। माध्यम की परवैधता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा कि यह माध्यम के गुण होते हैं। माध्यम मतलब क्या? चार्ज कहीं पर है, जिस जगह पर है उसके आसपास में जो भी है उसको हम लोग मीडियम कहते हैं। अगर चार्ज पानी में है तो पानी को मीडियम कहना, चार्ज हवा में है तो हवा को मीडियम कहना। चार्ज ऐसे जगह पर है जहां कुछ नहीं है, फिर भी उसको हम लोग निर्वात या मुक्त आकाश कहेंगे। यानी दो चार्ज के बीच में कुछ ना भी रहेगा तो उसको विज्ञान के लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि दोनों चार्ज एक मुक्त आकाश में। मुक्त आकाश कहने का मतलब फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। अब इसका हिंदी होता है मुक्त आकाश। अगर इसका लोकल हिंदी करें तो फ्री माने मुक्त, मुक्त माने कुछ भी नहीं है, स्पेस माने जगह, माने दो चार्ज के बीच में कुछ भी नहीं है। दो चार्ज के बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे कि दो चार्ज कहां पर है? मुक्त आकाश में। तो परवैधता एक्चुअली में होता क्या है, यह ये क्या करता है? माध्यम के गुण बताते हैं। मान लो कि दो चार्ज है और दो चार्ज के बीच में कुछ है, इसके बीच में कुछ है, कुछ के रूप में कुछ भी रह सकता है, हवा, पानी, तेल, कांच, कुछ भी। इसके जो गुण बताने के लिए आते हैं उसका नाम है परमिटिविटी। तो इसी बात को मैंने लिखा कि अब माध्यम के गुण होते हैं। परमिटिविटी किसका गुण होता है? मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। यह प्रॉपर्टी करता क्या है? तो इसी प्रॉपर्टी के कारण एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बल लगाएंगे तो बल के प्रभाव पर असर पड़ेगा। कहने का मतलब यह दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की अनुमति प्रदान करता है, यानी अलाउड करता है। अलाउड करने की वजह से इसका नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब परमिशन देना, और परमिशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमति देना। यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बल लगाएगा, बल लगाएगा तो यह मीडियम इस चार्ज को इस चार्ज पर बल लगाने की अनुमति प्रदान करेगा, अलाउड करेगा कि हाँ बल लगाओ। अच्छा, बल के मान को यह इफेक्टिव कर सकता है, बल के मान को बढ़ा और घटा सकता है। यानी दो चार्ज के बीच में बल कितना लगेगा, इसके बीच में मौजूद मीडियम इस चार्ज के बल को क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव यानी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तुम लोग डेफिनेशन लिखना। क्या लिखना? कि यह माध्यम के गुण होते हैं जो दो आवेशों के मध्य विद्युतीय प्रतिक्रिया यानी बल के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है ना? कभी कभी परावैधता को निरपेक्ष परावैधता भी कहा जाता है। कभी कभी परावैधता को हम लोग निरपेक्ष परावैधता भी कहते हैं। हवा या निर्वात या मुक्त आकाश, ये तीनों शब्द पर ध्यान दीजिए। हवा, निर्वात या मुक्त आकाश की परावैधता या निरपेक्ष परावैधता को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। अन्य माध्यम आ जाए, दो चार्जों के बीच में हवा, निर्वात या मुक्त आकाश में कुछ भी नहीं है ना, तब एप्सिलॉन नॉट सिंबल इस्तेमाल करना। अगर दो चार्ज के बीच में कुछ आ जाए तो यहां पर अन्य माध्यमों के लिए अन्य माध्यमों की परावैधता को मात्र एप्सिलॉन से लिखते हैं। देखो यहां पर एप्सिलॉन नॉट मत लिखना, एप्सिलॉन लिखना। मैंने दो चार्ज के बीच में हवा, निर्वात और मुक्त आकाश है, कुछ भी नहीं है, तो आप एप्सिलॉन नॉट लिखिए। परावैधता के लिए क्या लिखिए? एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्ज के बीच में हवा, निर्वात और मुक्त आकाश के अलावा मैंने
पानी आ जाए, तेल, कांच कुछ भी आ जाए, तो इसके कंडीशन में आपको एप्सिलॉन नॉट ना लिख के केवल एप्सिलॉन लिखना होगा। पैराबोलिका को आप एप्सिलॉन से भी दिखा सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट से भी दिखा सकते हैं। एप्सिलॉन से दिखाने के लिए आपको हवा, निर्वात या मुक्त आकाश के अलावा कोई मीडियम हो जाता है। पानी, तेल, कांच हो जाए तो एप्सिलॉन दिखाइए, हवा हो जाए तो केवल एप्सिलॉन नॉट दिखाइए। यानी दो चार्ज हवा में है तो एप्सिलॉन नॉट इसका नेतृत्व करेगा, और दो चार्ज अगर किसी अन्य मीडियम में है, पानी में है, तेल में है, कांच में है, तो इसके लिए हमें एप्सिलॉन सिंबल का प्रयोग करना होगा। इसका मात्रक यानी इस दोनों का मात्रक, चाहे एप्सिलॉन लिख रहे हो चाहे एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो, ये दोनों का मात्रक आप याद रखना कि इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर। यानी परावैद्युतता का मात्रक ए वाला भी होता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, और फैराड प्रति मीटर भी होता है। दोनों यूनिट्स को आप लोग याद रखना। यानी लिखना हो तो आप इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स आप परिभाषा के समर्थन में लिख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हमने बोर्ड पर लिख दिए, सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिख देना है, तो ज्यादा सुंदर लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, एप्सिलॉन नॉट का मान और एप्सिलॉन के मान, एप्सिलॉन नॉट के मान और एप्सिलॉन के मान एक जैसे नहीं होते। यानी अलग अलग माध्यम के लिए परावैद्युतता का मान अलग अलग होता है। कैसे होता है इस पर हम लोग एक बात करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। एग्जाम के लिए नहीं, आपके लिए हम आपको कंफर्म कर दें। हवा, निर्वात या मुक्त आकाश, मुक्त आकाश, मुक्त आकाश माने खाली जगह, मुक्त आकाश माने खाली जगह, अगर ये आ जाए तो इसकी परमिटिविटी के लिए ऑप्शन नॉट लिखना। और अगर मान लो कि दो चार्ज के बीच में अन्य माध्यम जैसे पानी, तेल, कांच, अन्य माध्यम आ जाए तो एप्सिलॉन नॉट न लिखी, केवल एप्सिलॉन लिखें। याद रखना, एप्सिलॉन का सबसे छोटा मान हवा और निर्वात मुक्त आकाश के लिए होती है। इसके लिए देखना, इसका मान सबसे कम होता है किसी भी परावैद्युतिक का, यानी सबसे कम परावैद्युतांक हवा, निर्वात या मुक्त आकाश का होता है। यानी ये सबसे छोटा होगा, ये इससे बड़ा होगा। पानी के लिए, तेल के लिए, कांच के लिए, अन्य माध्यमों के लिए एप्सिलॉन का मान ज्यादा होता है। यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कम होता है और एप्सिलॉन का मान ज्यादा होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कम होता है, एप्सिलॉन का मान ज्यादा होता है। अगर मान लो कि मैंने एक नंबर दिया कि 20 जो है वो 5 जो है वह 20 से छोटा है। अब हम चाहें कि यह इसके बराबर हो जाए, तो इसमें आपको कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से, यानी कोई नंबर से गुना करना पड़ेगा। वही कंडीशन हम इसमें लागू करेंगे, ए वाला मान इससे कम है। अच्छा, कितना मान होता है यह भी याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 8.85 या 3 क्रॉस 10⁻⁻12 के आसपास में होता है, फैराड प्रति मीटर। क्या पानी के लिए भी इस ई का मान इतना ही होगा? तो जवाब देंगे नहीं, पानी के लिए ई का मान इतना नहीं होता है। पानी के लिए ई का मान इतना नहीं होता है, इससे ज्यादा होता है। हाँ, इससे ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान जरूरी याद रखना। हवा और निर्वात मिलता है, दो चार्ज के बीच में अगर हवा और निर्वात मिलता है तो एप्सिलॉन नॉट लिखना। इसके अलावा कुछ अगर मिलता है तो एप्सिलॉन लिखना। फिर सुनो, ये दोनों को बराबर करने के लिए हमें एक नंबर से गुना करना पड़ेगा। किसमें? ये छोटा है तो इसमें,
ए बड़ा है, इसमें हम गुना नहीं करेंगे, इसमें एक नंबर से गुना करेंगे, उसका नाम होगा एप्सिलॉन आर। यानी एप्सिलॉन आर एक प्रकार की नंबर होगी, संख्या होगी, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन बराबर कितना, एप्सिलॉन। अब ये जान लो कि कौन कौन से क्या क्या है। देखो एप्सिलॉन आर को कहेंगे माध्यम की आपेक्षिक परावैधता, माध्यम की आपेक्षिक परावैधता। आपेक्षिक को कभी कभी सापेक्षिक भी कहेगा। माध्यम की आपेक्षिक परावैधता, परावैधता। एप्सिलॉन नॉट को कहेंगे हवा या निर्वात, हवा या निर्वात की निरपेक्ष, निरपेक्ष आपके मन मर्जी पर निर्भर करेगा, कह भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए अंडर ब्लैक में कर दिया। हवा या निर्वात की निरपेक्ष परावैधता, परावैधता। एप्सिलॉन को कहेंगे माध्यम की निरपेक्ष परावैधता, माध्यम की परावैधता, परावैधता। तो माध्यम की परावैधता को तो आप डिफाइन कर लोगे किया, तो ये क्या होता है, तो माध्यम का गुण होता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल की अनुमति प्रदान करता है, ये सब लिख लोगे। अगर इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, पूछा कि माध्यम की निरपेक्ष परावैधता, निरपेक्ष शब्द लिख भी सकते और नहीं भी, निरपेक्ष शब्द आपके मन मर्जी पर निर्भर करता है, या लिख भी सकते और नहीं भी। माध्यम की निरपेक्ष परावैधता और माध्यम की आपेक्षिक परावैधता के बीच में अंतर लिखने के लिए आता है। तो माध्यम के पीछे माध्यम की निरपेक्ष परावैधता, माध्यम की आपेक्षिक परावैधता के डिफाइन करने के लिए आता है। अगर ये आ जाए कि माध्यम की निरपेक्ष परावैधता किसे कहते हैं या माध्यम की परावैधता किसे कहते हैं, तब तो हमने इसका डेफिनेशन लिखवा दिया। माध्यम की आपेक्षिक परावैधता किसे कहते हैं, अगर ये डेफिनेशन में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से आप डिफाइन कर सकते हो एप्सिलॉन आर बराबर ई बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब इन डेफिनेशन से आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो लिख सकते हो ई क्या है, तो माध्यम की निरपेक्ष परावैधता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा या निर्वात की निरपेक्ष परावैधता। अभी दोनों के अनुपात को हमने क्या नाम दिया, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक परावैधता। अब डिफाइन कर लो, एप्सिलॉन यानी माध्यम की निरपेक्ष परावैधता, माध्यम की निरपेक्ष परावैधता तथा हवा या निर्वात या मुक्ताकाश की निरपेक्ष परावैधता के अनुपात को माध्यम का आपेक्षिक परावैधता कहते हैं या परावैधता कहते हैं। याद रखना, माध्यम की निरपेक्ष परावैधता, माध्यम की निरपेक्ष परावैधता तथा हवा या निर्वात की निरपेक्ष परावैधता के अनुपात को माध्यम की निरपेक्ष परावैधता कहते हैं। तो आप यहां से डेफिनेशन तैयार कर सकते हो। फिर पूछेगा कि एप्सिलॉन आर यानी माध्यम की परावैधता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता ही नहीं है, यूनिट लेस है। कैसा ही, यूनिट लेस है, इसमें यूनिट नहीं होता। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन फार्मूला 1 लिख दिया जाता है, जिसका यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन फार्मूला में हम लोग 1 लिख करके बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं, या मन मर्जी बड़ा ब्रैकेट डाल भी सकते हैं, नहीं भी। अच्छा, एप्सिलॉन आर अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, तो कौन से मीडियम के लिए कितना होता है ये भी आप लोग याद रखना। एप्सिलॉन आर का मान अनंत से छोटा या बराबर या 1 के बड़ा या बराबर होता है, यानी एप्सिलॉन आर का मान 1 और अनंत के बीच में होता है। 1 किसका होता है, तो हवा के लिए, एयर के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है।
अनंत किसका होता है? कंडक्टर या मेटल के लिए। कंडक्टर या मेटल के लिए अनंत होता है। एप्सिलॉन आर का मान अनंत किसके लिए होता है? मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन लिखने के लिए आपको लिखना होगा ER को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको लिखेंगे किसी माध्यम की निरपेक्ष परावैधता, किसी माध्यम की निरपेक्ष परावैधता, निरपेक्ष ये लिख भी सकते हो, नहीं निरपेक्ष शब्द लिखने का मन नहीं लिखे ना तो छोड़ दीजिए। किसी माध्यम की परावैधता, परावैधता तथा मुक्त आकाश, हवा निर्वात भी लिख सकते हैं, हम ज्यादा शब्दों के जाल में नहीं फंसना चाहते, मुक्त आकाश लिख देते हैं। मुक्त आकाश की परावैधता, परावैधता के अनुपात को माध्यम का आपेक्षिक परावैधुतांक कहते हैं। आपेक्षिक परावैधुतांक कहते हैं। परावैधुतांक कहते हैं किसी माध्यम की निरपेक्ष परावैधुता तथा मुक्त आकाश की परावैधुता के अनुपात को, यानी एप्सिलॉन है किसी माध्यम की परावैधुता, एप्सिलॉन नॉट है हवा और निर्वात की परावैधुता, ये दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान 1 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। याद रखना एप्सिलॉन आर का मान नेगेटिव नहीं होता, 1 से छोटा नहीं होता। 1 हो सकता है, अनंत हो सकता है। 1 किसके लिए हो सकता है? हवा और निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 रखा जाता है, मेटल के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत रखा जाता है। तो ये आप डेफिनेशन लिख देना। इसमें मिसकंसेप्शन ये होता है कि बच्चों से पूछा जाता है माध्यम की निरपेक्ष परावैधुता और डिफाइन करके आ जाते हैं माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता। अब घुस रहते कि हम बढ़िया बनाए। निरपेक्ष पूछेगा तो जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने लिखवाया ना वही लिख डालना। आपेक्षिक पूछेगा ना, निरपेक्ष ना भी पूछेगा तो फर्स्ट लिखना, निरपेक्ष पूछेगा भी तो फर्स्ट लिखना, आपेक्षिक पूछेगा या सापेक्षिक पूछेगा तब जाके लिखना। आपेक्षिक और सापेक्षिक बोलने पर ही डेफिनेशन अलाउड होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हम कूलम्ब का नियम अप्लाई कैसे करेंगे, कूलम्ब का नियम अप्लाई कैसे करेंगे? देखो, जब जो चार्ज हवा में है इन एयर या फ्री स्पेस, खुले जगह पर है, मतलब वहां कुछ भी नहीं, दो चार्ज जब हवा में है, दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, दो चार्ज हवा में है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? r। अब इनके बीच लगने वाला बल जो होगा इसको ऐसे लिखेंगे F इन एयर बराबर 1/4 पाई, यहां पर एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। ध्यान देना, जब दो चार्ज हवा में होगा तो यहां एप्सिलॉन नॉट लगाना, और मोड ऑफ Q1 इंटू मोड ऑफ Q2 बटा में r²। हवा में रहेगा तो कूलम्ब का नियम ये चलेगा। दो चार्ज जब हवा में होंगे तो कूलम्ब का नियम आप ऐसे लिखेंगे। इन अदर मीडियम हो जाए, इन अदर मीडियम, दूसरा माध्यम आ जाए, चार्ज अगर दूसरे मीडियम में चला है तो Fm लिखेंगे, और Fm बराबर लिखेंगे 1/4 पाई। यहीं पर टिप्स है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते,
यहां पर मीडियम आ गया है, हवा में निर्वात होता तो एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे, यहां मीडियम आ गया तो यहां पर केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब इनटू मोड ऑफ Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन का मान आप रख सकते हैं कितना, तो एप्सिलॉन का मान आप रख सकते हैं Fm बराबर 1 बटा में 4 पाई, एप्सिलॉन का मान आप रख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन और मोड ऑफ Q1 इंटू मोड ऑफ Q2 और बटा में आर स्क्वायर। ये फोर्स इन मीडियम हो जाएगा, Fm लिखेंगे आप समझना फोर्स इन मीडियम। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो Fm बराबर आप इतना लिख सकते हैं 1 बटा एप्सिलॉन आर को थोड़ा किनारे रखते हैं, 1 बटा एप्सिलॉन आर को थोड़ा किनारे रखते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब इनटू Q1 इंटू Q2 और बटा में आर स्क्वायर। इसको आप ध्यान से देखें तो इसको ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यह तो फोर्स है हवा का, हवा में चार्ज रखे गए हैं तब का फोर्स है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Fm बराबर 1 बटा एप्सिलॉन आर। अब इसके जगह पर हम इसको अलाउ कर लेंगे इनटू F एयर। अच्छा, ये दोनों में आप ये संबंध प्राप्त कर सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम बटा फोर्स इन एयर बटा एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर का एक और फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा फोर्स इन एयर बटा फोर्स इन मीडियम। तो एप्सिलॉन आर को आप एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, यानी माध्यम की अपेक्षित प्रवृत्ता को डिफाइन करने का एक और टेक्नोलॉजी है। वो क्या कहता है, तो कहता है कि जब दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी और चार्ज नियत रख दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में उनके बीच में लगने वाले हवा में बल और उनके बीच लगने वाले किसी मीडियम में बल के अनुपात को भी हम माध्यम की अपेक्षित प्रवृत्ता कहेंगे। यानी इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं कि हवा या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच निश्चित दूरी पर लगने वाले बल तथा उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के बीच किसी अन्य माध्यम में उसी दूरी पर लगने वाले बल के अनुपात, यानी दो चीजें नहीं बदलेगी, दूरी और चार्ज नहीं बदलना है, केवल मीडियम बदलेगा तो बल बदलेगा। बल जितना बदलेगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, आपेक्षिक प्रवृत्ता कहेंगे। तो इन तमाम चीजों पर
तो माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, माने माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने का दो तरीका है, दोनों तरीका को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको केवल अपने लैंग्वेज से आप अपने तरफ से डिफाइन कर लेना। पहला तरीका है कि एप्सिलॉन आर की जगह पर ई एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को हम कहते हैं माध्यम की परावैद्युता, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं हवा और निर्वात की परावैद्युता। माध्यम की परावैद्युता तथा हवा और निर्वात की परावैद्युता को हम लोग माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं, इसका नाम आप जान चुके हैं, इसको हम कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक। माध्यम की आपेक्षिक, देखो आपेक्षिक शब्द बोलना जरूरी है, निरपेक्ष शब्द बोल भी सकता है और नहीं भी। आपेक्षिक परावैद्युतांक, परावैद्युतांक एक्चुअली में क्या होता है ना कि बच्चों से पूछता है सवाल माध्यम का निरपेक्ष परावैद्युतांक डिफाइन करने के लिए, आकर के डिफाइन कर देते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। एप्सिलॉन आर को माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, माध्यम की परावैद्युता यानी जिसकी आप आपेक्षिक परावैद्युतांक निकालना चाहते हैं, पानी का निकालना चाहते हैं, तो पानी की परावैद्युता में भाग देना पड़ेगा हवा की परावैद्युता से। कांच का अपेक्षित परावैद्युतांक निकालना चाहते हैं तो कांच की परावैद्युता में भाग देना होगा निर्वात की परावैद्युता से या हवा की परावैद्युता से, दोनों एक ही चीज है। अगर लोहा का निकालना है तो लोहा के लिए आपको क्या करना होगा, लोहा की परावैद्युता में भाग देना पड़ेगा किससे, हवा या निर्वात की परावैद्युता से। यानी आपको एप्सिलॉन आर निकालने के लिए जिसका एप्सिलॉन आर निकालना है, जिसका एप्सिलॉन आर निकालना है उसकी परावैद्युता में आपको भाग देना पड़ेगा हवा या निर्वात की परावैद्युता से, तब जाकर के उसी का परावैद्युतांक निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि शर्त, देखो शर्त पहले ध्यान रखना, आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी ना बदले तब हवा में उनके बीच में लगने वाला बल यानी चार्ज के बीच में लगने वाला बल विद्युतीय बल और माध्यम आ जाने पर वही लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। यानी आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों डेफिनेशन एप्लीकेबल है। ये वाला डेफिनेशन लिखोगे चाहे वाला लिखोगे, दोनों की मूल्यांकन एक जैसी होगी। आपको इस डेफिनेशन को फिर से सुनना चाहिए, सुना देता हूं। जब आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी, स्लिप ऑफ पेन है, आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी नहीं बदला जाए तब हवा में उनके बीच लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में उनके बीच लगने वाले बल को माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बनाने के लिए, तो उस न्यूमेरिकल को कैसे बनाना है उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे बनाना है, न्यूमेरिकल बनाने से आपको ज्यादा बातें स्पष्ट होती है। क्लास में मैंने इसका पूरा डिटेल चर्चा किया था, वीडियो के माध्यम से केवल उन पुरानी यादों को तरोताजा कर रहे हैं। क्वेश्चन के रूप में आपको आ जाएगा, यदि पानी का आपेक्षिक परावैद्युता, आपेक्षिक परावैद्युता, पानी का अपेक्षित परावैद्युता 81 है, तो इसका निरपेक्ष परावैद्युता बताएं, निरपेक्ष परावैद्युता बताएं, वैद्युतता बताएं। ये सवाल आ गया तो आप कैसे बनाएंगे। पानी का अपेक्षित परावैद्युता दिखा है, देखो अपेक्षित परावैद्युता दिया है यानी एप्सिलॉन आर दिया है, एप्सिलॉन आर 81, इसका यूनिट होता ही नहीं है इसलिए यूनिट नहीं दिया। पूछ रहा है क्या, निरपेक्ष परावैद्युता, निरपेक्ष परावैद्युता को केवल परावैद्युता भी कह सकते हैं। निरपेक्ष शब्द केवल डाल करके आपको डराता है,
इसलिए डरना मत, निरपेक्ष शब्द बोल भी दे, निरपेक्ष के जगह पर कभी कभी शुद्ध शब्द बोलेगा, कभी ओरिजिनल शब्द बोलेगा, तो शब्दों के जाल से आप निकलो। मैंने जाल काटने का भी पूरा नियम बताया है कि शब्द जाल को कैसे आप समझें। देखो, जब भी कभी शब्दों में प्रॉब्लम होना तो इंग्लिश मीडियम में जो सवाल वहां पर होंगे उसकी ओर भी थोड़ा झांक लेना। इंग्लिश मीडियम के सवाल, इंग्लिश में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शब्द कम है, इसके पर्यायवाची शब्द कम डालते हैं। हम हिंदी अगर पढ़ें तो एंड का हिंदी 3 लिखेंगे। एंड माने तथा, एंड माने और, एंड माने एवं, एंड माने वह। लेकिन उन लोग तथा और एवं या वह को केवल एंड लिखेगा, यानी उनके पास शब्दकोश कम है। हमारे हिंदी मीडियम में शब्दकोश ज्यादा है, इसलिए समस्याएं ज्यादा है। तो याद रखना, निरपेक्ष शब्द बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। निरपेक्ष के चक्कर में मत रहना। आपको पूछ रहा है कि परावैधता क्या होगा, परावैधता मीडियम का बताना है, पानी का, तो पानी के परावैधता को केवल ई लिखेंगे। अभी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट हवा का परावैधता होता है, इसका मान हमको याद है 8.85, अब गुने 10 के पावर -12 रख देंगे। एप्सिलॉन आर जो दिया हुआ है 81 को रख देंगे, गुना कर देंगे, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे तो आपको सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। एक सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, 2 तरीके से आपको सवाल दिए जा सकते हैं, दोनों तरीका हम सवाल का जिक्र कर लेते हैं कि क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बंधु, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन कि हवा में 2 बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य विद्युतीय बल, विद्युतीय बल 40 न्यूटन है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 40 न्यूटन कुछ भी। विद्युतीय बल 40 न्यूटन है यदि आवेश के मान तथा दूरी को बिना बदले, आवेश के मान तथा दूरी को बिना बदले ऐसे मीडियम में रख दिया जाए, ऐसे माध्यम में रख दिया जाए, माध्यम में रख दिया जाए जिसकी आपेक्षिक परावैधुकता, जिसकी आपेक्षिक परावैधुकता, आपेक्षिक परावैधुकता 81 है, तो उस माध्यम में विद्युतीय बल कितना लगेगा, विद्युतीय बल कितना लगेगा। एक बड़ा सा सवाल देखने के लिए आपको मिला, कितना लगेगा। लैंग्वेज देखकर डरना मत, झटके में इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो, हवा में 2 बिंदु आवेशों के मध्य विद्युतीय बल, हवा में 2 बिंदु आवेशों के विद्युतीय बल 40 न्यूटन है, यानी F एयर आपको मिल गया 40 न्यूटन। पकड़ते जाओ, 40 न्यूटन हवा में बल है। यदि आवेश के मान और दूरी को ना बदले, यानी शर्त है, और दूसरा माध्यम में रख दिया जाए, तो उस माध्यम में, जो दूसरा माध्यम है, जैसे पानी में रख दिया, तो पानी में बल कितना होगा। हवा में है तो बल कितना लगा है, 40 न्यूटन। पानी में रख देंगे तो बल कितना लगेगा, ये निकालना। देखो, जिस मीडियम में पूछे, जैसे पानी में पूछ रहे, माध्यम में पूछ रहा है कि जिसकी
ऐसे माध्यम में रख दिया जाए, ऐसा माध्यम है, ऐसा माध्यम में रखें जिसकी आपेक्षिक परावैद्युता 81 है। आपेक्षिक परावैद्युता कितनी है? 81, यानी एप्सिलॉन का मान है 81। तो इस माध्यम में बल कितना लगेगा? तो देखो ये एप्सिलॉन जो है बल तोड़ूंगा, ये बल को तोड़ देता है, एकदम सीधा याद रखना। मीडियम में बल लगाना है, जिस मीडियम में बल निकालना है, हवा में जो भी बल है वो रखो और मीडियम के अपेक्षिक परावैद्युतांक से डिवाइड कर लो। तो हवा में बल कितना है? 40 न्यूटन। माध्यम जिस मीडियम में चार्ज रखा उस मीडियम का अपेक्षिक परावैद्युतांक कितना है? 81 से डिवाइड कर दो, आंसर कंप्लीट। जैसे अगर पूछ दे कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो हवा में प्रकाश की चाल पकड़ो और पानी का अपवर्तनांक से भाग दे दो। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो हवा में प्रकाश की चाल पकड़ो, कांच का अपवर्तनांक से भाग दे दो। ग्लिसरीन में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो हवा में प्रकाश की चाल पकड़ो, ग्लिसरीन के अपवर्तनांक से भाग दे दो। एक काम करते हो उसी तरह से इसमें भी काम करना है। कहेगा कि पानी में बल कितना होगा, तो हवा में बल कितना है वो पकड़ो और पानी के अपेक्षिक परावैद्युतांक से भाग दो। यहाँ अपवर्तनांक नहीं, परावैद्युतांक से भाग दो, जो कि प्रश्न में रहेगा। आपको टेंशन नहीं ले, प्रश्न देता है तो कुछ सवाल में इंफॉर्मेशन होते हैं। कहेगा कि पानी का अपेक्षिक परावैद्युतांक कितना है, अब आप उसको से भाग दे दोगे तो पानी में बल निकल जाएगा। मीडियम कहेगा कि कोई मीडियम है, उसका अपेक्षिक परावैद्युतांक कितना है, जो भी मीडियम हो उस मीडियम का अपेक्षिक परावैद्युतांक खाली पता चल गया कि ये है, उससे आप हवा में जो भी बल लग रहा था उससे डिवाइड कर दो, बल निकल जाएगा। बहुत आसान से काम है। तो इसमें अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं, गलती मत करना, इसलिए हमने पूरा फिर से रिवाइज कराने का प्रयास किया है। क्लास में खासा डिटेल में मैं लगभग 3 दिनों तक इस पर बात करता हूं, बाकी तो रफ्तार नहीं, लेकिन 3 दिनों तक इस पर हम लोग काफी डिटेल में क्लास में बात किए हैं। फिर भी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए मेरे मन में आया कि इस पर फिर से चर्चा कर ही देना चाहिए, ठीक है ना। एक बात और सुनो, परावैद्युतता को ही कभी कभी विद्युतशीलता भी कहेगा। सुन लिए होंगे, इसको एकदम दिमाग में कॉपी में लिख लेना, परावैद्युतता को कभी कभी विद्युतशीलता भी कहता है। अब जैसे कह देगा कि हवा की परावैद्युतता, आपको पता है कि हवा की परावैद्युतता होती है 1.85 गुने 10 के पावर -12। आप याद करके गए, एग्जाम में पूछ दिया कि हवा की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो आप सोचे लगते विद्युतशीलता तो पढ़े में ना थी। अरे परावैद्युतता को ही हम विद्युतशीलता कहते हैं। तो हवा की परावैद्युतता 8.85 गुने 10 के पावर -12 है, तो हवा की विद्युतशीलता भी यही होगा, ठीक है। आज के बाद कल से जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं जिनमें डाउट है बच्चों को, उन प्रश्नों को हम डाउट प्रश्नों को सॉल्व करके अब इस यूट्यूब के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम करें। अगर आपके पास भी कोई डाउट है तो अपना प्रश्न मेरे मोबाइल पर दिए गए जो स्क्रीन में नंबर सो रहे हैं उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। आपको कोई डाउट है आप बेहिचक अपना प्रश्न भेज सकते हैं। अगले दिन आपके प्रश्नों का उत्तर YouTube के माध्यम से पहुंच जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, सीखिए, बढ़िया से बढ़िया नंबर लाइए और अपने माँ बाप, अपने साथ समाज का नाम रोशन कीजिए।